हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रासायनिक बलगति की टॉपिक पढ़ रहे थे। इसके अंदर पहले पढ़ा था वो था प्रथम कोटि अभिक्रिया, जिसके अंदर अपन ने उसके ग्राफ, वेग नियम, उनका उदाहरण, इन सब की बात करी थी। आज अपन पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी के अंदर अगला टॉपिक है संघट्य सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संघट्य सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या बोलते हैं? कोलिजन थ्योरी। अब देखो, संघट्य सिद्धांत की बात करते हैं तो बोला संघट्य सिद्धांत का मतलब क्या होता है या किसके बारे में, कैसे ये सिद्धांत आया। तो इसकी बात करते हैं तो बोला कोई भी अभिक्रिया यदि संपन्न होती है, कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसके अंदर क्रियाशील स्पीशीज क्या होते हैं? क्रियाशील स्पीशीज कौन कौन से होते हैं? अणु, आयन या परमाणु। अणु, आयन या परमाणु। तो इनके द्वारा, इन अणु, आयन या परमाणु जो क्रियाशील स्पीशीज होती है, इनके द्वारा कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया का आधार होता है प्रभावी संघट्य। क्या होता है? प्रभावी संघट्य। अब प्रभावी संघट्य की बात करते हैं तो इसके अंदर संघट्य सिद्धांत में क्या बोलते हैं? प्रभावी संघट्य, यानी इसका आधार क्या हो गया? संघट्य सिद्धांत। इस संघट्य सिद्धांत का आधार क्या हो गया? प्रभावी संघट्य। क्या हो गया? प्रभावी संघट्य। अब अपन प्रभावी संघट्य की बात करते हैं इसके अंदर, तो ऐसे बोलते हैं कि प्रभावी संघट्य कैसे होता है, क्या होता है। तो उसके लिए दो वैज्ञानिक थे, मैक्स ट्राउटज व विलियम लेविस। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? मैक्स ट्राउटज व विलियम लेविस। इन दोनों ने 1916-18 में गैसों का जो गतिक सिद्धांत है, गैसों का कौन सा सिद्धांत? गतिक सिद्धांत है, उसके आधार पर, गैसों के गतिक सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत की व्याख्या करी या इस सिद्धांत को समझाया। किसने? मैक्स ट्राउटज व विलियम लेविस ने। मैक्स ट्राउटज व विलियम लेविस। वैज्ञानिक कौन कौन से थे? मैक्स ट्राउटज व विलियम लेविस। कौन से सिद्धांत के आधार पर? गैसों के गतिज सिद्धांत के आधार पर। गैसों के गतिज सिद्धांत के आधार पर उन्होंने संघट्य सिद्धांत को समझाया। यानी कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें अणु, आयन या परमाणु जो क्रियाशील स्पीशीज होती है, उनका यदि प्रभावी संघट्य है, क्या है? प्रभावी संघट्य, तभी वो अभिक्रिया संपन्न होगी, वरना नहीं होगी। तो इसके लिए अपन बात करते हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से थे? मैक्स ट्राउटज व विलियम लेविस। इन्होंने दोनों ने बताया कि कोई भी क्रियाशील स्पीशीज या अणु, आयन या परमाणु की बात करते हैं तो उनके लिए उसने बताया कि जो भी अभिकारक है, कौन? अभिकारक, उन अभिकारकों को उसने ठोसों के रूप में माना। इन्होंने किसके रूप में माना? ठोसों के रूप में। किनको? अभिकारक। और अभिकारक कौन कौन से हो सकते हैं? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। अब देखो, उनके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सिद्धांत के लिए किया कि अभिकारकों की बात करते हैं। अभिकारक उन्होंने कैसे माने? ठोस। कैसे माने? ठोस गोले। क्या मान लिए? ठोस गोले। बोला ये जो ठोस गोले हैं, ये जो ठोस गोले हैं, ये जब आपस में टक्कर करते हैं, आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। तो टक्कर करने के पश्चात इन टक्करों से ये किसमें चेंज होते हैं? उत्पाद में चेंज होते हैं। किसमें चेंज होते हैं? उत्पाद में चेंज होते हैं। यानी वो बोल सकते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, इकाई आयतन में, कितने आयतन में? इकाई आयतन में प्रति सेकंड, क्या? प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या। टक्कर किन किन के मध्य? अभिकारकों के मध्य। किन किन के मध्य? अभिकारकों को, जिन्होंने अपन ने कैसे लिया है? ठोस गोलों के रूप में। किसके रूप में लिया है? ठोस गोलों के रूप में। इनमें होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संघट्य आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? संघट्य आवर्ती कहलाती है। ये लो, संघट्य आवर्ती। और संघट्य आवर्ती को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जेड के द्वारा। संघट्य आवर्ती को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जेड के द्वारा। अब देखो, एक बार अपन यदि वापस बोलें, बोला संघट्य आवर्ती क्या होती है? संघट्य आवर्ती क्या होती है? संघट्य आवर्ती किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से।
बोला अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, इन आप अभिकारकों के गोले हैं, इनमें आपस में होने वाली टक्करों की संख्या 1 सेकंड में अंदर प्रति इकाई आयतन में, वो क्या कहलाती है? संघट्य आवर्ती कहलाती है, जिससे अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब बोला गया कि यदि अपन इस संघट्य आवर्ती से निकालें तो बहुत सारे अणु प्रति सेकंड, या फिर और की बात करें तो बहुत ज्यादा इनका जेड का मान होता है, जिसके कारण टक्करों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा। यदि इतनी ज्यादा होती है तो बोला अभिक्रिया तो बहुत जल्दी संपन्न हो जानी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि अभिक्रिया बहुत आसानी से संपन्न नहीं होती, बहुत कम मात्रा में अभिक्रिया संपन्न होती है। इस जेड की आवर्ती का मान की बात करें तो ये 10 की पावर 25 से 10 टू पावर 28 तक होती है, यानी टक्करों की संख्या प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 इतनी टक्करें एक साथ होती है 1 सेकंड के अंदर प्रति इकाई आयतन के अंदर। तो बोला इससे तो अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न होनी चाहिए, लेकिन अभिक्रिया बहुत धीमी गति से या इसकी बात करें तो बहुत कम अभिक्रिया संपन्न होती है। तो बोला उसके लिए फिर संघट्य आवर्ती से कैसे समझाए? तो इसके लिए था कि ये जो टक्करें कर रहे हैं, ये जो अभिकारक आपस में टक्करें कर रहे हैं, ये वाला अभिकारक ये वाला अभिकारक जो आपस में क्या कर रहे हैं? टक्करें कर रहे हैं। बोला सारे के सारे अभिकारक, सभी के सभी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते, यानी टक्करें तो होती है लेकिन सारे के सारे क्लियर नहीं कर पाते, सारे के सारे उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। एक तरीके से अपन समझाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्लास में बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सबका क्लियर नहीं हो पाता, सबका क्लियर नहीं हो पाता। तो उसी के आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि अभिकारक के अणु भी बहुत सारे होते हैं। अपन इकाई आयतन की बात करें तो अपन बहुत सारे अणु ले सकते हैं, परमाणु ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं, जिसके अंदर ये अपन ने एक पात्र लिया है, पात्र के अंदर ये क्या है? बहुत सारे क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है, अभिकारक है। अब इनमें आपस में क्या होगी? टक्करें होगी। क्या होगी? आपस में क्या होगी? टक्करें होगी। टक्करें करके ये अभिकारक आपस में टक्कर करके क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। एक तरीके से अपन बोले जैसे ए और बी टक्कर कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे यानी प्रत्येक टक्कर से हर बार उत्पाद नहीं बन सकता। यदि अपन बोलना चाहिए कि ए और बी, इसमें दो अभिकारक है जो क्या बना रहे हैं? सी। क्या बना रहे हैं? सी। लेकिन सारे के सारे यानी इसमें अंदर मैं बोलूं कि 15 ए है और 15 बी है। अब यदि बनने वाली सी की बात करूं तो या तो 2 बनेंगे या 1 सी बनेगा। हकीकत में हुआ क्या कि अभिकारक तो बहुत सारे थे, लेकिन ये जो टक्करें हुई, इन टक्करों में से 1 या 2 टक्करी ऐसी थी जो उत्पाद बना पाई, या 1 या 2 ही अभिकारक ऐसे थे जो उत्पाद बना पाए, बाकी अभिकारक उत्पाद नहीं बना सकते। यानी क्यों नहीं बना सकते उसकी बात करें इसके अंदर। किसकी? भाई ये क्यों नहीं बना पा रहे? यानी जो ये बना दिए, जिन्होंने ये उत्पाद बना दिए, उनको, उन टक्करों को बोलते हैं या फिर उन उत्पादों को बोलते हैं प्रभावी संगठन। जो ये टक्कर हुई इसको क्या बोल दिया? प्रभावी संगठन। यानी टक्करें तो बहुत सारी होगी, लेकिन जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी, जो अभिकारक अणु आपस में टक्कर करने के बाद में उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, वो टक्करें क्या कहलाएगी? प्रभावी संगठन। क्या कहलाएगी? प्रभावी संगठन। अब बोला कौन कौन सी प्रभावी हो सकती है और कौन कौन सी प्रभावी नहीं हो सकती, इसका पता कैसे करें या कौन कौन सी होगी? तो उसके लिए बोलते हैं कि इस प्रभावी संगठन, किसके लिए? प्रभावी संगठन के लिए 2 अवरोध आते हैं। क्या आते हैं? 2 अवरोध। प्रभावी संगठन यानी किसी भी क्रियाशील स्पीशीज, जो अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और परमाणु भी हो सकता है, उसको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, उसको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इन 2 अवरोधों का सामना करना पड़ता है। किनका? इन 2 अवरोधों का सामना करना पड़ता है। और
अवरोध कौन कौन से होते हैं? एक तो ऊर्जा का अवरोध और एक अभिविन्यास अवरोध। एक तो ऊर्जा का अवरोध और एक अभिविन्यास अवरोध। अब अपन इन दोनों की बात करेंगे कि कौन सा ऊर्जा का अवरोध होता है और कौन सा अभिविन्यास अवरोध होता है। यानी किसके लिए? प्रभावी संघट्य के लिए। किसके लिए? प्रभावी संघट्य के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि क्रियाशील स्पीशीज का उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। अब इसके अंदर देखो, पहला अपन देखेंगे ऊर्जा अवरोधक। क्या देखेंगे? ऊर्जा अवरोधक। ऊर्जा अवरोधक, इसके अंदर अपन बोल सकते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। अब ये अपन भी जानते हैं कि अपने को भी यदि कोई काम करना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी खाने की जरूरत पड़ती है, या फिर अपन एनर्जी के रूप में कुछ भी लेने की जरूरत पड़ती है, तभी अपन बोल पाते हैं या फिर कोई काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये एक खासियत है कि इसके अंदर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यानी जो भी अभिकारक अणु है, जो भी अभिकारक अणु, परमाणु या आयन है, उनके अंदर ऊर्जा की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा की बात करेंगे। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऊर्जा क्या हो गया? बैरियर हो गया। यानी एक अपन ऐसी वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को टक्कर करने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। अभिकारक अणुओं को टक्कर करने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए, उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊर्जा उनके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए या उनके अंदर उपस्थित होनी चाहिए। यदि वो ऊर्जा उसमें उत्पन्न है तो वो उसको बैरियर को पार कर जाएंगे, और यदि नहीं है तो उस ऊर्जा को पार नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए बोला, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उस ऊर्जा को बोलते हैं दहलीज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा को? जो किसी क्रियाकारक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इसके जो अभिकारक अणु हैं, इसके जो अभिकारक अणु हैं, उनके पास वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे टक्कर करने के पश्चात ये उत्पाद में परिवर्तित हो सके, क्या कहलाती है? दहलीज ऊर्जा। क्या कहलाती है? दहलीज ऊर्जा। या फिर मैं आपके लिए ऐसे बोलूं कि आप 12th क्लास में हो, आपको क्लियर करनी है, 12th क्लास क्लियर करनी है, यानी पास होना है। अब आपको क्लियर, आप अभी 12th क्लास में हो, इसका मतलब आप क्या हो? अभिकारक हो। क्या हो? अभिकारक हो। और उत्पाद, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपको पास होने की मार्कशीट की जरूरत है। ठीक है, तो यहां से आपको यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए सबसे पहले इनके लिए कि आप लोगों के पास में वह न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिससे आप पढ़ सको, किताबों के साथ मेहनत कर सको, लड़ सको, अच्छे से कर सको, और लास्ट में रिजल्ट में क्या उसके उत्पाद में तभी परिवर्तित होगा जब आपके अंदर इतनी एनर्जी हो, इतनी एनर्जी ऊर्जा हो कि आप किताबों से अच्छे से लड़ सको, तब आप उत्पाद में परिवर्तित होंगे, पास होंगे, वरना नहीं होंगे। जिनके पास में इतनी एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, वो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाएंगे। यानी वो, उनके पास क्या नहीं होगी? ऊर्जा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ऊर्जा नहीं होगी। तो इसके लिए कौन सा क्या हो गया? ऊर्जा अवरोधक। और उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? दहलीज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? दहलीज ऊर्जा। अब आप उसकी एक परिभाषा दे सकते हो कि दहलीज ऊर्जा अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उनकी टक्कर करने के पश्चात उस उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? दहलीज ऊर्जा। क्या कहलाती है? दहलीज ऊर्जा। तो ये होता है ऊर्जा अवरोधक। क्या होता है? ऊर्जा अवरोधक। यानी ऊर्जा का इसके अंदर प्रभावी संगठन में जो बाधा डालता है, प्रभावी संगठन में क्या करता है? जो बाधा डालता है, वो क्या होगी? ऊर्जा होगी। यानी अपने को किसी भी रिएक्टेंट को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए कम से कम दहलीज ऊर्जा जितनी ऊर्जा तो उन अणुओं के पास में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है अपना अभिविन्यास। दूसरा क्या है? अभिविन्यास अवरोधक। अब देखो, अभिविन्यास अवरोधक
यदि अपन अभिविन्यास अवरोधक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास के लिए बात करते हैं कि अब ये बोलें कि प्रभावी संगठन, तो प्रभावी संगठन के लिए अपन बात करते हैं कि ये अणु थे। अब इनके पास में बोला इतनी ऊर्जा भी है कि उत्पाद में परिवर्तित कर सके, लेकिन बहुत सारे अभिकारकों के पास में ऊर्जा होते हुए भी वो किस में चेंज नहीं हो सकते? उत्पाद में चेंज नहीं हो सकते। यानी बात करें अपन एक एग्जांपल से अपन सोल्व करते चलेंगे कि आप रिएक्टेंट से किसमें? प्रोडक्ट। मेन अपना यही है, यहां से यहां ये 12th क्लास में हो और ये पास की मार्कशीट की जरूरत है आपको, बस ये ऐसे चलो। अब आप लोग अपने आप को क्या समझना? आप लोगों को अभिकारक क्या समझना है? अभिकारक। अभिकारक कौन कौन से हो सकते हैं? अणु, आयन या परमाणु। अणु, आयन या परमाणु। अब आप सारे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक, या फिर बोल सकते हैं रिएक्टेंट आर। ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो? किताबों के साथ में मेहनत करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, आपस में करते हो, तो ये तो क्या हो गया? टक्करें हो गई। क्या हो गई? टक्करें। इन टक्करों को दो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं? संघट्य आवर्ती जेड की द्वारा प्रतिशत करते हैं। अब आप उन्हीं से वो टक्कर करने से तो आप पास होने से रहे, तो बोला पास होने के लिए क्या चाहिए? बोला दो अवरोध आते हैं इसके अंदर। क्या आते हैं? दो अवरोध, एक तो ऊर्जा का और एक अभिविन्यास का। तो बोला पहला तो कौन सा? ऊर्जा का। ऊर्जा का तो मतलब ऐसे है कि आपको घर से खाना खाने के आना पड़ेगा। किसे? घर से खाना खाना पड़ेगा, यानी आपको इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप उसमें कर सको। लेकिन बोला खाना खाने से भी काम चल जाएगा क्या? या अकेली एनर्जी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्यों बहुत सारे स्टूडेंट के पास में एनर्जी तो होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो अभिविन्यास अवरोध आ जाएगा। कौन सा अभिविन्यास आएगा? अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब ये होता है कि उनकी जो टक्कर हो रही है दूसरे अभिकारक के साथ में, यानी आपकी स्टूडेंट्स की टक्कर किताबों के साथ में जो पढ़ने के लिए हो रही है ना, वो यदि आप तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, यानी जो टक्कर है उनका अभिविन्यास सही नहीं है, उनका अभिविन्यास सही नहीं है, तो आप 12th क्लास क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट, क्या चीज हो गई? अभिविन्यास। क्या चीज हो गई? अभिविन्यास। यानी आप जब पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका और किताबों का अभिविन्यास कैसा है? आप आपस में अच्छे से टक्कर हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर आप गलत चीज तो नहीं पढ़ रहे, जो सही चीज पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं अभिविन्यास अवरोधक। ठीक है। तो आपके लिए दोनों चीजें हो गई। पहला तो आपके पास एनर्जी हो गई, और दूसरा आप यदि सही ढंग से किताबों के साथ में लड़ाई करोगे, पढ़ोगे, अच्छे से करोगे, है ना, तो आप अच्छे से पास हो पाओगे। वरना दोनों चीजें अवरोध आ जाएगी, या तो किसी के पास एनर्जी नहीं होगी उतनी कि उत्पाद में परिवर्तित हो सके, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास एनर्जी तो होगी लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं होगा। तो दो चीजें याद रखना हमेशा, इन दोनों चीजों को, ऊर्जा को और अभिविन्यास को। एक तो आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा आपकी किताबों के साथ में पढ़ने का तरीका होना चाहिए, तब आप उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हो। तो यहां पर ये टॉपिक आपसे क्लियर हो जाता है कि अभिविन्यास। अब आपको केमिस्ट्री के अंदर बोला कैसे अभिविन्यास को कैसे समझाएं, तो उसके लिए आप देखो, अभिविन्यास अवरोधक के लिए है कि अपन कोई भी टक्कर करवा रहे हैं, टक्कर कराएं तो उसका अभिविन्यास सही होना चाहिए, यानी स्टूडेंट की किताब के साथ में पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। समझ में आ गया? एक नॉर्मल सी सीधी सी बात है जो आप आसानी से समझ सकते हो। अब बोला इसके अंदर कैसे, इसके अंदर मैं समझाऊं आपको कि ये ए बी बना हुआ है और ये सी के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसके साथ में? सी के साथ। अब माना अभिक्रिया बी और सी को करनी, किसको? बी और सी को। तो अब ये बी और सी आपस में क्या है? पास में है, तो ये जल्दी से अभिक्रिया कर लेगा, ये ए टूट जाएगा और ये बी और ये सी बन जाएगा। समझ में आ गया? अब बोला अभिक्रिया तो बी और सी के साथ में करवानी है, लेकिन ये ऐसे बना हुआ है बी ए प्लस सी। अब करवाओ बोला अभिक्रिया, अरे ये इसके पास में तो कौन है? ए है, ए के साथ ये अभिक्रिया करवा नहीं रहे अपन, किसके साथ करवानी है? बी के साथ। तो बी तो क्या है, बीच में कौन आ गया? ए।
यानी इसका अभिविन्यास सही नहीं है। क्या सही नहीं है? अभिविन्यास, इसका अभिविन्यास सही नहीं है। समझ में आ गया? यानी यदि अपने को सी की बी के साथ रिएक्शन करवानी है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यानी उनको टक्कर होने के लिए या आपस में होने के लिए, अब देखो यहां से टक्कर होगी तो एक के साथ करेगा, एक के टक्कर करेगा तो उत्पाद में परिवर्तित होगा ही नहीं। यानी अभिविन्यास के लिए ये चाहिए। आया समझ में? अब एक एग्जाम्पल से और करवा देता हूं मैं आपको। ये लो HBr है, इसकी रिएक्शन Cl- के साथ में करवानी है। Cl- है, आपको पता है HBr है, Br की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है, तो नेगेटिव, H क्या होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ, यानी H की रिएक्शन किसके साथ में होगी? Cl के साथ में। तो इधर तो कौन बच जाएगा? Br- और ये क्या बन जाएगा? HCl। यानी इनका अभिविन्यास क्या है? सही है। अब देखो दूसरा तरीका, HBr और Cl-। अब देखो इधर कौन है? Br है, यानी इनका अभिविन्यास क्या है? सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। या फिर मैं बोलूं, ये लो, अब इसका ये एक दूसरे के इसके क्या है? लंबवत है, तो इसके साथ इसका अभिविन्यास सही नहीं। समझ में आ गया? अभिविन्यास ही समझ में आ गई। यानी उन दोनों की टक्कर होनी चाहिए, वो दोनों पास पास में होने चाहिए और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। यानी कहने का मतलब आपके और किताब के बीच में, आपके और किताब के बीच में और कुछ नहीं आना चाहिए। यानी अंधेरा आ गया, लाइट चली गई और कुछ आ गया तो वो क्या हो गया? उसका अभिविन्यास सही नहीं हुआ आपका, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। समझ में आ गया? तो ये कर सकते हो आप। और एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल आप ये वाला भी कर सकते हो। NO2 प्लस NO2, यदि दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये बनाएंगे N2O4, क्या बनाएंगे? N2O4, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बंध बनेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बंध बनेगा तो इसका मतलब ये दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में पास पास में होना जरूरी है, तब तो ये अभिक्रिया हो जाएगी, वरना अभिक्रिया नहीं होगी। यदि आप ये बात करते हो कि NO2 प्लस NO2, तो ये अभिविन्यास अवरोधक हो गया। क्या हो गया? अभिविन्यास, क्योंकि ये नाइट्रोजन किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, और ये उसका उत्पाद नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, एक ऊर्जा और एक अभिविन्यास। एक तो ऊर्जा अवरोधक हो गया, एक अभिविन्यास। अब देखो ये ऊर्जा और ये अभिविन्यास। आगे अपन इसमें बात करें तो बोला अभिक्रिया का वेग। किसका? अभिक्रिया का वेग किस किस पर डिपेंड करता है? संघट्य सिद्धांत में अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया की दर किस किस पर निर्भर करती है? तो अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिए, उन दोनों पर निर्भर करती है। किस किस पर? पहली करती है संघट्य आवर्ती, संघट्य आवर्ती, और दूसरी है प्रभावी संघट्य अंश। कौन? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर यानी संघट्य सिद्धांत के अंदर क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। वो अभिक्रिया की अपन ने किस किसके शुरुआत में इसके बात की? संघट्य आवर्ती किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? Z के द्वारा। तो दूसरा प्रभावी संघट्य अंश, प्रभावी संघट्य पढ़ लिया अपन ने। प्रभावी संघट्य, प्रभावी संघट्य के अंदर क्या क्या चीजें आती है? दो चीजें आती है। कौन सी? ऊर्जा अवरोधक और अभिविन्यास, ऊर्जा अवरोधक और अभिविन्यास अवरोधक। जबकि संघट्य आवर्ती किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से, और प्रभावी संघट्य को प्रदर्शित करते हैं अपन F से। ये दोनों चीजें ध्यान रखना आपको। तो ये इन दोनों के पर निर्भर करता है। किसका? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग किस किस पर निर्भर करता है? संघट्य आवर्ती और प्रभावी संघट्य अंश, संघट्य आवर्ती और प्रभावी संघट्य अंश। प्रभावी संघट्य अंश में क्या क्या आते हैं? दो चीजें आती है,
ऊर्जा व अभिविन्यास, ऊर्जा व अभिविन्यास, दो चीजें आती है किसमें, प्रभावी संघट्य अंश में। यानी अपन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग लिखना चाहिए, अभिक्रिया वेग, तो आप लिख सकते हो dx अपॉन क्या लिखते हो, dt, क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू f इंटू जेड, f इंटू जेड, ये क्या होता है, अभिक्रिया का वेग। समझ में आ गया। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर आता है कि इसके अंदर ये दो पर निर्भर करता है, संघट्य आवर्ती और प्रभावी संघट्य अंश के ऊपर। जो ये दोनों है प्रभावी संघट्य अंश में कौन होते हैं, ऊर्जा और अभिविन्यास, ऊर्जा और अभिविन्यास। अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt इज इक्वल टू f इंटू जेड। अब इसको आप लिखो तो f का मान ये भी लिख सकते हो कि इज इक्वल टू, मैं आगे लिख देता हूं आपके लिए कि z e की पावर माइनस EA अपॉन RT। जेड का तो जेड आ गया और एफ यानी प्रभावी संघट्य अंश, प्रभावी संघट्य अंश का मान होता है ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT। फिर बाद में, अभी आपके टॉपिक में नहीं है, इसके आगे भी होता है कि संघट्य सिद्धांत का आधुनिक रूप होता है, उसके अंदर आप यहां पर एक नया बनता है जिसको आप PZ e की पावर माइनस EA अपॉन RT लिखते हैं, PZ e की पावर माइनस EA अपॉन RT लिखते हैं। अब इसके अंदर ये क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर होता है, क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर होता है, जिसके अंदर ये बात करते हैं। चलो ठीक।